हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 3 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24। यानी पूरे न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो 10 नंबर से लेकर 18 नंबर से तक जो क्वेश्चंस थे वो उसको सॉल्व किया था, यानी वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज 18 से लेकर 24 तक सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब आपको 18 नंबर का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। मैं पहले इसको पढ़ती हूँ और वन बाय वन हम गिवन लिखेंगे उसका। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। पाइप कैसा है? ओपन एट बोथ द एंड। बहुत ध्यानपूर्वक आपने न्यूमेरिकल को पढ़ना है सो दैट जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप जो समराइज़ कर सके, यानी आपको ध्यान में आ जाए वो जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो गिवन लिखेंगे पढ़ते पढ़ते। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ऐसा पाइप है, दोनों साइड से ओपन है। हैज़ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन। और कितनी है फ्रिक्वेंसी? इट इज़ 600 हर्ट्ज। द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन हैंड। अब दूसरा पाइप है, कैसा है? क्लोज एट वन एंड। उसका फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, उसका फर्स्ट ओवरटोन हमको देखना है। तो उसका फर्स्ट ओवरटोन कैसा है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। देखो, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। यानी जो पहला ओवरटोन है क्लोज पाइप का, मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। अब इसको हम डिनोट करेंगे क्लोज पाइप के फ्रीक्वेंसी को NC से, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू, देखो क्या बोला, इट इज़ सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। तो इट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल किससे है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओके, अब सब ओवरटोन्स हम दोनों क्लोज पाइप और ओपन पाइप के लिखेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फॉर क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। वी नो दैट कि क्लोज पाइप के लिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कैसा रहेगा? देखो, n इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है क्लोज पाइप के लेफ्ट साइड में लिखती हूँ मैं। देखो, n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फिर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं क्लोज पाइप के लिए। ऑड हार्मोनिक्स मैं बीच में लिख लेती हूँ, और हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इसमें, ठीक है, फॉर क्लोज पाइप। और इसमें ओपन पाइप के लिए कैसा है? ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, ये हमको मालूम है। अब क्लोज पाइप के लिए, ये क्लोज पाइप की साइड है, लेफ्ट साइड। क्लोज पाइप के लिए कैसे फ्रीक्वेंसी रहेगी? फिर ऑड वाली सिर्फ प्रेजेंट रहेगी, n, 3n, 5n एंड सो ऑन। और ओपन के लिए कौन सी वाली प्रेजेंट रहेगी? तो n इज़ अ फंडामेंटल, देन 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन, ऐसा प्रेजेंट रहेगा। अब क्या बोला गया है कि देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन कौन सा रहेगा? तो दिस इज़ द फर्स्ट हार्मोनिक, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n इज़ फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन 3n क्या है? 3n इज़ द फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक। हम बोलते हैं 3n क्या है? फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। और इसमें फॉर द क्लोज पाइप। अब इसमें ओपन पाइप के लिए देखिए, ये n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। 2n क्या है? 2n इज़ द फर्स्ट ओवरटोन। 2n क्या है? फर्स्ट ओवरटोन है, दैट इज़ सेकेंड हार्मोनिक भी है, ठीक है। यानी हमने फाइंड कर लिया कि कौन से नंबर्स है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे 3NC आएगा,
3NC यानी C इंडिकेट्स क्लोज पाइप, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि हमको कंडीशन क्या दी है, देखो मैंने राइट किया है, वो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप NC। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या है 3NC, इट इज़ इक्वल टू, इज सेम एज, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, सेम बोला है, सेम एज। तो किससे सेम है, तो फर्स्ट ओवरटोन फॉर द ओपन पाइप, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप कितनी है, इट इज़ 2N, और हम O लिख लेते हैं ओपन का, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है क्लोज पाइप के लिए, NC इज इक्वल टू, N की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ V/4LC, ठीक है, ऐसी रहती है, V/4L रहती है। तो LC लिखती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटू क्या रहती है, V/2L, ओपन एंड के, ओपन पाइप के लिए V/2। अब यहाँ पे LO लिखती हूँ, ठीक है। बस इसको ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। अब क्या करना है, देखो क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट LC की वैल्यू क्या मिलती है, ये 3/4, VV भी कैंसिल दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बचता है, देखो यहाँ पर लिखती हूँ 3/4 नीचे LC, इट इज़ इक्वल टू 1/LO, ऐसा हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो LC की वैल्यू निकालनी है, तो LC की वैल्यू क्या आएगी, LC इज इक्वल टू 3/4LO आ जाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ क्या आएगा, देखो LC का इक्वेशन, LC इज इक्वल टू 3/4LO आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं LC इज इक्वल टू 3/4 इंटू LO आएगा, और 3/4, और लेंथ ऑफ ओपन पाइप दी है हमको, देखो दी है क्या, लेंथ ऑफ ओपन पाइप नहीं दी है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप नहीं दी है, उसको निकालना पड़ेगा हमको। लेंथ ऑफ ओपन पाइप कैसा निकालते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है ओपन पाइप की, है ना। देखो ओपन पाइप, a pipe open at both the ends has fundamental frequency 600 Hz. दिस इज़ द ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 600 Hz। तो हम लेंथ इजीली निकाल सकते हैं इसकी, कैसे निकालते हैं, देखो LO को कैलकुलेट करना है हमको, तो मैं यहाँ पे LO को कैलकुलेट करती हूँ। तो LO की जगह हम लिख सकते हैं V/2NO, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं रीज़न लिखूँगी, बिकॉज NO यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, इट इज़ V/2LO रहता है। तो LO की वैल्यू क्या हो जाएगी, LO इज इक्वल टू V/2NO हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो 3/4, अब वेलोसिटी वैसे तो गिवन नहीं है आपके बुक में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर लेनी पड़ेगी, इट इज़ 330। आप इसको बिल्कुल भूलना नहीं, कभी नहीं दिया होगा तो आपको 330 लिखना पड़ेगा। 2 इंटू, और NO की वैल्यू कितनी दी है, इट इज़ 600 हर्ट्ज़ दी है, ठीक है। 600 हर्ट्ज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे वहाँ पे 600, दैट इज़, अब कितना हो जाता है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 20, और अब इसको सॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली, तो वी गेट इट इज़ 3.3, और नीचे 8 और ये 20, 33 आता है अपॉन 120 आता है, ठीक है। तो इट इज़ 3.3 अपॉन 12 आता है ये, इट इज़ 20, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो ये जो है ये कैसा आ रहा है, देखो 33 अपॉन ये 32 है, तो वी गेट 33 अपॉन 4 इंटू 2 यानी 8 इंटू 20 यानी 160 आता है ये, ठीक है। तो इट इज़ 3.3 कर लेते हैं इसको, और 160 को 16 करते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, यानी इट इज़ इक्वल टू 0.275 मीटर ये आता है। ये कैंसिल करती हूँ, ठीक है। या सेंटीमीटर में निकालते हैं क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है आपका, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, ये आंसर है। तो ये हो गया, ये मिल गया है अपने को। तो कितना आता है 27.5, इसकी साइड आ गई है डिवाइडेड बाय 3,
नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ से, मैं इसको इरेज करती हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो गई, देखो सॉरी। हाँ, मुझे लगा ही क्या मिस्टेक हो रही है, तो देखो अब गड़बड़ में ऐसा हो जाता है। तो ये कैसा होगा, देखो फिर से मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया 20, तो वी गेट, अब इसको कैसे मिलता है, इसको अगर हम साइड में सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 3/4, 33/4 इंटू 8, हाँ वही आता है 20, और इट इज़ 33/160। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 20.625 आएगा। देखो कैसा आएगा, तो 0 और ये बन गया 33.3/16। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इट इज़ 20.625 ऐसे आता है ये, ठीक है। समझ में आया क्या ये कैसे आया? तो यहाँ तक अपना आंसर आ रहा है। अब ये कैसा हो गया, ये जो वैल्यू है, आपको लगेगा कि मैंने ऐसे ही कर दिया, तो आप अपने कैलकुलेटर से लगे तो करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये राइट ही है, कैलकुलेशन में लगे तो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बताती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझेगा। 3/4 इंटू वी की वैल्यू है हमारी 330 ना, 332 इंटू 600, ठीक है। एक ये कैंसिल हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 3/4 ऐसे रखते हैं तो इट इज़ 33/120 हो गया ये, यानी इट इज़ इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, यानी ये इजी जाएगा 3.3/12, तो ये बन जाता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.275। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं, ये दूसरे टाइप से मैंने कर लिया कैलकुलेशन। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 0.275 3/4 इसको मल्टीप्लाई करके, तो 4 से अगर डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स 20.625 सेंटीमीटर। अब करना है कैलकुलेशन, बराबर है, अभी ये बराबर हो गया, ठीक है, अभी करेक्ट हो गया, 20.625 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब पहली वाली, हाँ ये भी निकालना है ना हमको कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ये भी हमको निकालना है। लेंथ दी है 27.5 आती है क्या? ये आ गई है हमारी, जैसे अब यहाँ पे हमने इसे इंक्लूड कर दिया है, बट अगर आपको यहाँ पे करेंगे जैसे ये साइड में 330/2 इंटू 600 इट इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल करते हैं तो 3.3 वही सब स्टेप्स है, तो इट इज़ इक्वल टू 0.275 आया ना, तो ये हो गया मीटर में आया है, तो इट इज़ इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप डायरेक्टली भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, पहले ये निकालो और डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया। आप पहले एलोक निकालो और डायरेक्टली ये स्टेप्स के बाद में ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है, इसको ओमिट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, फिर आंसर बाकी तो हो गया, कंसेप्ट समझ में आया होगा। 19 नंबर का प्रॉब्लम करते हैं। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज़ फिक्स एट वन एंड, एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लॉन्ग है, एक एंड से फिक्स है, एंड द अदर एंड इज़ मूव अप एंड डाउन, दूसरा एंड जो है वो अप डाउन मूव हो रहा है, फ्री है वो, ठीक है, दूसरा एंड उसका, ये जो एंड है वो फ्री एंड है, विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी? 15 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, n इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स, कितने लूप्स तैयार होते हैं? गेट्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, 4 कंप्लीट लूप यहाँ पे तैयार होते हैं। कितने कंप्लीट लूप तैयार होते हैं? 4 कंप्लीट लूप्स तैयार होते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा निकालती हूँ, ठीक है, 4 कंप्लीट लूप तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड पे ऑलवेज क्या तैयार होता है? एंटी नोड तैयार होता है। ये थ्योरी तो आपको मालूम ही है। तो देखो आगे क्या बोला है, गेट्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यानी वी को निकालना है, ठीक है। वेव जो प्रोड्यूस हुई है, तो जनरेट हुई है, उसकी स्पीड निकालनी है, विच प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव, यानी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस
की है तो वो स्पीड हमको निकालना है। v इज इक्वल टू हिंट दी है, रिमेंबर दैट द मूविंग एंड इज एन एंटी नोड, यानी मूविंग एंड पे क्या तैयार हुआ है, एंटी नोड तैयार हुआ है। ठीक है, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, l इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब हमको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ 4, कितने लूप्स तैयार दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4, ये और ये हाफ है। ठीक है, तो 4 लूप्स और एक हाफ यानी 4.5 लूप्स हमको मिल रहे हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ 4.5 लूप्स कितनी होगी, देखो अब हर एक लूप की लेंथ कितनी रहती है। अब हम अगर फर्स्ट लूप कंसिडर करें तो ये नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, ये यहाँ पे नोड है या ये भी नोड है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज λ/2, ये ऐसा हो गया। और 4.5 इंटू λ/2, कितने लूप्स है 4.5, और एक लूप की लेंथ कितनी रहती है, λ/2 रहती है। तो l की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ l कैसी रहेगी, फिर लेंथ पूरी लेंथ हम लेते हैं लेंथ L, अब ये L लेते हैं, L इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इसको अगर कैलकुलेट करते हैं L इज इक्वल टू, तो इट इज़ 9 λ/4 आ जाएगा। अब 9 λ/4 कैसे आया, आपको समझ में आया कि ये दो इसकी डिस्टेंस है λ/2, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इट इज़ 9 λ/4 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक के कि ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2 और ये λ/4 है। ओके, यानी कितने λ/2 है, इट इज़ 4 λ/2, यानी लैम्बडा मिल गया वहाँ पे। और लेंथ कितनी मिलती है, फिर लेंथ इज इक्वल टू 9 λ/4 मिल गई। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिलती है, इट इज़ लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिलती है, इट इज़ 4l/9 मिलती है। ठीक है, 4l/9 मिलती है। तो v की वैल्यू निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू n लैम्बडा रहता है, तो n की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है। लैम्बडा की वैल्यू हमने निकाली है 4l, l की वैल्यू तो 1 मीटर है बाय 9। ठीक है, तो 15 इंटू 4 इंटू 1/9 यानी इट इज़ 60, 15/3 यानी ये 3 5 यानी इट इज़ 20/3 आता है। 20/3 यानी 6.67 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है, ये आंसर हमको मिल रहा है। तो समझ में आया ना कि लेंथ ऑफ 4.5 लूप कितनी है यहाँ पे, 9 λ/4। कैसे आई, समझ में आई क्या, 9 λ/4 बहुत बार मैंने लिया है इसलिए मैंने ये फट से लिया। ये एक λ/4 हो गया, ये λ/4 दूसरा, ये यहाँ पे एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड का बीच का अंतर λ/4, ये भी λ/4 है, ये एंटी नोड है बीच में तो ये भी λ/4 है, ये λ/4 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/4, और ये एक λ/4 बचा है। कितनी बार लिखा मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखा है, इसलिए यहाँ पे 9 λ/4 मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको आपको बताने के लिए लिखा है, ये एक्चुअल लेंथ L इज इक्वल टू 9 λ/4 कैसे आया, समझ में आया ना। ठीक है, 19 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब 20 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज़। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायलिन स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू 440 हर्ट्ज़, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन की हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फर्स्ट ओवरटोन के लिए n1 बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन इज डिनोटेड बाय n2, ये हमको निकालना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे निकालेंगे सब इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये अब देखो वायलिन है, वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज़, ऐसे दिया है। तो अब उसका जो सपोज करो pth ओवरटोन है, फॉर pth ओवरटोन
क्या आएगा, ये फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी इज एन पी इज इक्वल टू कितनी रहती है, p प्लस 1 इंटू एन रहती है। ठीक है, ये तो हमको मालूम है, बहुत बार हुआ है ये। तो फॉर फर्स्ट ओवरटोन के लिए निकालेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन p इज ओवरटोन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओवरटोन, तो अब p इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 440 हर्ट्ज़। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 440, इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाता है, इट इज़ 880 हर्ट्ज़। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, बस p की वैल्यू सेकेंड 2 डाल दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन कितनी आएगी, दैट इज p इज इक्वल टू 2 करना है, सो n2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू n कितना है 440 है। ठीक है, दैट इज n2 इज इक्वल टू 3 इंटू 440, इट इज़ इक्वल टू 1320 हर्ट्ज़। ठीक है, तो n2 निकल गई है, बहुत इजी था, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो n1 और n2 निकल गए हैं, तो समझ में आया, जो इजी था 20 नंबर का, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर के न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्या है तो अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोक्स इज अरेंज इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो 8 ट्यूनिंग फोक्स हमको लेना है, ये फर्स्ट ट्यूनिंग फोक है सपोज करो, और ऐसे हमको 8 ट्यूनिंग फोक्स लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे निकालती हूँ 8 ट्यूनिंग फोक्स। ठीक है, तो देखो, हाँ 8 ट्यूनिंग फोक्स हो गए। अब फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी n1, सेकंड की n2, n3, n4, n5, n6, n7 एंड n8, ये हो गया। अब क्या हो गया, ईच फोर गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड, हर एक 4 कितने देता है बीट, 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। ठीक है, तो बीट्स कितने हैं, 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स बोलेंगे, नंबर ऑफ बीट्स इट इज़ इक्वल टू 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। तो विथ द नेक्स्ट वन, दूसरे से, यानी यहाँ पे जो n इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, n1 माइनस n2, इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, विथ द नेक्स्ट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। अब लास्ट फोर्क कौन सा है, n8 है, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। ठीक है, n8 की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है n1 से। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट फोर्क, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लास्ट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे कंसिडर, यहाँ पे दिया है थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से है, यानी जो हियर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ n2 ग्रेटर होगा n1 से। ठीक है, n1 से n2 बड़ा, n2 से n3 बड़ा, n3 से n4 बड़ा, और n8 सबसे बड़ा है। ठीक है, n8 सबसे बड़ा है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम करेंगे, जैसे नंबर ऑफ बिट्स का फॉर्मूला हमारा ये है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 4, बट यहाँ पे n1 तो छोटा है, तो अब आएगा यहाँ पे n1 माइनस n2 माइनस n1 आएगा। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, जो बड़ा है उससे छोटा निकलता है ना। तो अब यहाँ पे कैसा हो गया, तो दैट इज़ वी से दैट n2 माइनस n1, हर एक देखो ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया है ईच 4 गिव्स 4 बिट्स पर सेकंड विद द नेक्स्ट वन, हर एक 4 दूसरे से मिलके कितना बिट दे रहा है, 4 बिट पर सेकंड दे रहा है। तो n2 माइनस n1, ये दोनों साथ में है, फिर n2 और n3 है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू n3 माइनस n2, फिर इक्वल टू n जो n4 माइनस n3। ओके, यहाँ तक। अब मैं बीच वाले सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट n8 की लिखती हूँ, n8 माइनस n7, और कितनी बीट्स दे रहा है, 4 हर्ट्ज़, इतनी बीट्स दे रहा है, बीट्स पर सेकंड दे रहा है। ठीक है, 4 बीट्स दे रहा है, 4 बीट्स 4 दे रहा है हमको। तो n8 माइनस n7 को ही पकड़ते हैं, n8 माइनस
N7 इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इट इज़ इक्वल टू P-1, ऐसा है ना हमारा फॉर्मूला, P-1 इंटू बिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब P यानी 8 वाला ही है, 8-1 लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8-1 इंटू 4 इट इज़ इक्वल टू 8-1 यानी 7 इंटू 4 आएगा यहाँ पे। तो इट इज़ इंटू N8 माइनस N7 की वैल्यू आ जाती है, इट इज़ 28 हर्ट्ज़, ठीक है। ये कितनी आती है, 28 हर्ट्ज़ आती है। तो अब N8 गिवन हमको कंडीशन क्या है, ये यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी है, N8 इज इक्वल टू ट्वाइस N1। गिवन कंडीशन हमने लिखी है कि 8वें नंबर की ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है पहले नंबर से। तो इसको यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि N8 इज इक्वल टू ट्वाइस N1, ये गिवन दिया है हमको, इसको यूज़ करते हैं अब। तो हमने अभी N8 की वैल्यू निकाली, देखो N8 माइनस N7 इज इक्वल टू 28 निकाला है हमने। तो अब हम क्या कैसे करते हैं, तो ये N8 की जगह हम लिखते हैं 2N1 माइनस, देखो 2N1 लिखा हमने, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, N8, ये देखो यहाँ पे N8 माइनस N7 इज इक्वल टू 28 आया है, N8 माइनस N7 इज इक्वल टू 28, ये जम गया हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पे N8 माइनस N7 ने 1 चाहिए था, क्योंकि 8 और 1 फिर से 1 तक जाएगा ना, वो N8 माइनस N1 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 7 नहीं, यहाँ पे 1 चाहिए, क्योंकि 8 वाला 1 से डिफरेंस बिटवीन N8 और N1 ऐसा हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसा आएगा, ट्वाइस N1 माइनस, इस N8 के जगह हमने लिखा है, देखो हमारे पास में मिला है N8 माइनस N1 इज इक्वल टू 28, ऐसा मिला है ना। तो 2N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, देयरफॉर N8 इज इक्वल टू 2N1 हो जाएगा, ओके। सॉरी ये यहाँ पे इसके बाद में N1 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया हमको, N1 इज इक्वल टू 28 मिल गया। अब N8 की वैल्यू कैसी है, N8 इज इक्वल टू ट्वाइस N1 है, ओके। तो N1 की वैल्यू 28 मिल गई है, तो N8 कैसा आएगा, N8 इज इक्वल टू 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56 हर्ट्ज़। ये इसका N1 की वैल्यू 28 हर्ट्ज़ है और N8 की वैल्यू 56 हर्ट्ज़ है, यही हमको निकालना था। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है, और जैसा थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मेरा भी कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्लाइड चेंज करना पड़ रहा है। तो जैसे हमारे सामने पूरा प्रॉब्लम रहता है तो हम बराबर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम, बहुत वैसे तो इजी है, और कैसे बीट फ्रीक्वेंसी को अरेंज करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि बीट फ्रीक्वेंसी जो दी है वो 4 हर्ट्ज़ दी है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, 28 हर्ट्ज़ पहले की फ्रीक्वेंसी आई है, और नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, यानी 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी है 56 हर्ट्ज़, वो हमको मिल गई है। तो ठीक है, समझ में आया ये जो प्रॉब्लम था, समझ में आया कि नहीं। तो आगे जाएंगे, यहाँ तक समझ में आया। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं 28 नंबर की, ठीक है। पढ़ती हूँ, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है। कितने से स्ट्रेच किया है, टेंशन है T इज इक्वल टू 40 न्यूटन, इतना टेंशन है यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखो, इट vibrates in unison with tuning fork of frequency 384 हर्ट्ज़। वो वाइब्रेट हो रहा है इन यूनिजन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। अब यूनिजन यानी क्या है, यूनिजन मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल है। यूनिजन मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट कर रहा है दूसरे से, और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, और वो फ्रीक्वेंसी है एन पकड़ेंगे, और ट्यूनिंग फोर्क की है तो मैं फोर्क लिखती हूँ यहाँ पे, इट इज़ 384 हर्ट्ज़, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स हमको निकालना है, नंबर ऑफ बिट्स इन
2 सेकंड हमको निकालना है, ठीक है। प्रोड्यूस इन 2 सेकंड इफ़ द टेंशन इन द वायर इज़ डिक्रीज बाय 1.24। टेंशन, ओरिजिनल टेंशन था हमारा T 40 न्यूटन, तो अब इसको T1 करेंगे, और जो नया टेंशन मिल रहा है वो कैसा है, T2 इज इक्वल टू डिक्रीज़ हो रहा है 1.24 से, यानी 40 में से 1.24 अगर डिक्रीज़ हो गया, वी गेट इसको 1.24 यानी इट इज़ 38.76 न्यूटन मिलता है नया टेंशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और टी की वैल्यू दी है स्मॉल टी, यानी टाइम की वैल्यू इट इज़ 2 सेकंड। 2 सेकंड में का ही हमको ये निकालना है नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब हमारे पास में फॉर्मूला है स्ट्रिंग के लिए, n इज इक्वल टू 1/2L √T/m, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब जब टेंशन T इज इक्वल टू 40 था, तो जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको बोलेंगे N1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे N1 बोलेंगे। तो N1 इज इक्वल टू कितनी है, N1 इज इक्वल टू 1/2L √40/m, ओके। टी की वैल्यू 40 है। अब जब टेंशन डिक्रीज़ हो रहा है, ये हो गया पहला। सेकेंड पॉइंट, अब जब टेंशन डिक्रीज़ होकर कितना मिल रहा है, 38.76 न्यूटन मिल रहा है, तो N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2L √, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 38.76 अपॉन, ये m ही रहने देना है, ठीक है। L एंड M आर कांस्टेंट, और अब हम क्या करते हैं, N2/N1 करते हैं, यानी N2 के इक्वेशन को N1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, M भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू √38.76 डिवाइडेड बाय 40 मिलता है, ठीक है। N2/N1, तो वी गेट N2 इज इक्वल टू N1 √, ये हम इसको एडजस्ट करते हैं, 40 है तो ऊपर ये करके 3.876 करते हैं डिवाइडेड बाय 4, यानी कैलकुलेशन के लिए इजी जाता है, नहीं तो लॉग टेबल निकालो वगैरह ये करने की ज़रूरत थी, ये फट से हो जाएगा। तो N2 अब 3.876 यानी इट इज़ इक्वल टू 0.36969 ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, वी गेट N2 इज इक्वल टू N1 √0.969 मिलता है। इसका अगर अंडर रूट निकालो तो अब देखो N1 क्या है, N1 इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और स्ट्रिंग की है वो जब टेंशन T इज इक्वल टू 40 था। तो अब जो हमने देखा है ऊपर पहली कंडीशन हमको दी है, प्रॉब्लम पढ़ो, अ सोनोमीटर वायर है इज स्ट्रेच बाय टेंशन ऑफ 40 N, इट वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट हो रही है इन यूनिजन विद द ट्यूनिंग फोक। मैंने पहले ही बोला है कि यूनिजन मीन्स, यूनिजन यानी क्या है, फ्रीक्वेंसीज, यूनिजन मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, किसकी, स्ट्रिंग और ट्यूनिंग फोर्क की। स्ट्रिंग इज इक्वल टू N ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू N ऑफ फोक, ठीक है, दोनों यूनिजन में है, स्ट्रिंग और फोक। तो फोक की कितनी दी है, 384 दी है, तो स्ट्रिंग की भी कितनी रहेगी, 384 ही रहेगी। तो N1 इज इक्वल टू हम लिखते हैं 384, ओके। N1 की वैल्यू 384 क्यों ली है, समझ में आई क्या, 384, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो इट इज़ समथिंग ऐसा आएगा 0.9843 ऐसा कुछ तो भी आएगा, आगे 77 वगैरह ऐसा है, मैंने ये निकाला हुआ है। तो ये कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट इज़ 378 हर्ट्ज़। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर व्हेन द टेंशन इज़ रिड्यूस होने के बाद में ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स निकालेंगे, क्योंकि अब हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स किसके बीच की डिफरेंस लेना है। तो ये जो नई जो फ्रीक्वेंसी मिली है दैट इज़ इट इज़ N2। N2 क्या है, व्हेन द टेंशन इज़ डिक्रीज बाय 1.2, देखो यहाँ पे टेंशन 1.24 इतना डिक्रीज़ करने के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको लेनी पड़ेगी, यानी 2 वाली, ठीक है, माइनस ये N ओरिजिनल जो फोक की या वायर की फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी आ रही है 378, यानी छोटी है। तो यहाँ पे जो N इज़
ग्रेटर देन n2 है, तो यहाँ पे भी हम n माइनस, पहले देख लेना किसकी वैल्यू ग्रेटर है उसको पहले लिखना है, ठीक है। n माइनस n2 लिखेंगे। n है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बोल सकते हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हो। इट इज़ 3 कितनी दी है, 384 दी है। 384 माइनस 378, तो इट इज़ इक्वल टू 6 हर्ट्ज़, ठीक है। ये 6 हर्ट्ज़ है। अब बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट यानी क्या है हमको मालूम है, ये हमने देखा हुआ है थ्योरी में। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने सुनाई देते हैं, तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 2 सेकंड, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 1 सेकंड में 6 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, तो 2 सेकंड में कितनी होगी, तो इट इज़ 6 × 2, इट इज़ 12 हर्ट्ज़, ठीक है। दिस आर द आंसर, 6 हर्ट्ज़ एंड 12 हर्ट्ज़, ठीक है। तो 12 हर्ट्ज़, नंबर ऑफ बिट्स, हर्ट्ज़ नहीं, नंबर ऑफ बिट्स यानी हर्ट्ज़, ये गलत हो गया। नंबर ऑफ बिट्स कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ बिट्स इज़ 12, ठीक है। 12 बिट्स हमको मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखो, मैं पढ़ती हूँ। अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज 0.5 मीटर है, ठीक है। इज स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ 5 kg, वेट ही दिया है यानी लोड ही दिया है, m इज इक्वल टू 5 kg। तो टेंशन लगेगा ना, तो टेंशन कितना रहता है, mg रहता है, मैंने ये बताया है आपको। दैट इज़ 5 × 9.8, इट इज़ इक्वल टू कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ 49 न्यूटन आता है, टी की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ 100 हर्ट्ज़, दैट इज़ n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, दैट इज़ हमको लीनियर डेंसिटी यानी स्मॉल m को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/2L √T/m, ये फॉर्मूला है। बस इसमें सिंपली आपको वैल्यूज़ ऐड करने हैं। n की वैल्यू है 100, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/2L, 1/2 × 0.5 √T की वैल्यू है 49/m, ये हो गया, ये मिल गया हमको। अब 100 यानी मैं ऐसा कर लेती हूँ 10², इट इज़ इक्वल टू, अब ये 1/2 × 0.5 है, 1/2 भी 0.5 है, यानी ये ऐसा हो गया 0.5/0.5 √49/m। इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद में क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 10⁻⁴। ये तो कैंसिल ही है, 1 आता है, और ये मिलता है हमको 7 मिल जाता है, सॉरी स्क्वेयरिंग कर रहे हैं हम, तो 49/m मिलता है, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू 49/10⁴। m इज़ इक्वल टू, ये ऐसा आप लिख सकते हो 10⁴ किलोग्राम पर मीटर। लीनियर डेंसिटी है वो, मास पर यूनिट लेंथ, किलोग्राम पर मीटर यूनिट है उसका, ठीक है। ये आएगा। पर हमको देखो यहाँ पे आंसर है 4.9 × 10⁻, ये 10⁻⁴ ऊपर गया तो -4 हो जाएगा, हाँ ये हो गया। अब आंसर तो हमारा 10⁻³ आ रहा है। देखो m इज़ इक्वल टू 4.9, एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, ये हो जाता है किलोग्राम पर मीटर। अब आंसर आपके आंखों के सामने है, इसलिए आप ये स्टेप कर रहे हैं, नहीं तो आपने यहाँ तक भी कंप्लीट कर लिया तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब लास्ट वाला बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला है 24 नंबर का। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज़ 80 सेंटीमीटर। एक गिटार है, उसकी स्ट्रिंग कितनी है, एल की वैल्यू लिखते हैं 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर यानी इट बिकम 0.8 मीटर।
सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज़। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 112 हर्ट्ज़। इफ़ अ गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज़। अब गिटारिस्ट जो गिटार बजाने वाला है उसको प्रोड्यूस करना है। ये तो आपको मालूम है ना कि ये स्ट्रिंग है, अगर हम यहाँ पे इसको प्लग करेंगे तो ये ऐसी नोड तैयार होगी। अब और हम चाहे तो दूसरी जगह अगर प्लग करते हैं, सपोज़ यहाँ पे प्लग करते हैं, तो ये एक ओरिजिनल तो है ही, ये दूसरी तैयार हो जाती है। ये आपको मालूम है कि जो अगर हमने अलग अलग पॉइंट्स को उसको प्लग किया तो अलग अलग लेंथ जो है वो क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब क्या है, इफ़ गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज़, अगर उसको फ्रीक्वेंसी 160 हर्ट्ज़ चाहिए, ठीक है, वह तो यहाँ पे ओरिजिनल 112 के जगह अब उसको 160 चाहिए, तो यहाँ पे मैं N1 N2 को यूज़ करती हूँ। वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्टिक। अब कहाँ पे प्रेस करेगा वो 160 हर्ट्ज़ के लिए? अब सपोज़ करो यहाँ पे प्रेस करता था तो 112 इतनी फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाती थी। अब 160 को प्रोड्यूस करना है तो 160 के लिए वो कहाँ पे उसको प्रेस करेगा, स्ट्रिंग को प्रेस करेगा। तो ये लेंथ हमको निकालनी है। जब 112 फ्रीक्वेंसी रहती है तब लेंथ है उसकी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर पे वो ये करता है, प्रेस करता है, तो 112 की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो अब 80 से ज़्यादा ही होगी वो कि कम होगी वो, ये हमको देखना है कि अब यहाँ पे लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। यानी यहाँ पे 112 फ्रीक्वेंसी है, 80 सेंटीमीटर लेंथ मिल रही है, अब उसको चाहिए 160 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ कैसी मिलेगी? लेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लेंथ कम हो जाने वाली है। ठीक है, कम वाली 80 से कम हमको लेंथ मिलने वाली है, वहाँ पे उसने प्रेस करना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा है हो गई है तो लेंथ कम हो जाएगी, बिकॉज n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इज़ इक्वल टू 1/2L √T/m। ठीक है, तो हाँ पूछा गया है वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, यानी वो लेंथ क्या होगी, कहाँ पे टच करेगा, तो L2 निकालना है। ये 80 वाली L1 है सपोज करो, तो ये हमारा फॉर्मूला है n इज़ इक्वल टू 1/2L √T/m। तो अब अगेन N1 N2 के लिए लिखते हैं, तो N1 के लिए होगा N1 इज़ इक्वल टू 1/2L1। ये ऐसा होगा, T और M तो कांस्टेंट ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ है उनका ही रिलेशन है, तो T एंड M तो कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो T और M को वैसे रहने देते हैं। N2 इज़ इक्वल टू 1/2L2 √T/m। अब हम क्या करते हैं कि अब हम करते हैं यहाँ पे N1/N2 करते हैं। N1/N2 करते हैं तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं, यानी वी गेट 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट L2/L1 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब कैंसिल हो जाते हैं। 1/2 कैंसिल, 1/L1 बचता है। यहाँ पे मैं अच्छे से कर देती हूँ, आपको लगेगा। देखो ये यहाँ पे क्या क्या बचता है, 1/2 L1 है और 1/2 L2 है, तो 1/2 तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/L1 और 1/L2 बचता है, तो इट इज़ साइड चेंज कर दी, तो इट इज़ L2/L1। अब N1 की वैल्यू है 112, N2 की वैल्यू है 160, इट इज़ इक्वल टू L2/0.8। सो L2 की वैल्यू निकालनी है। L2 इज़ इक्वल टू 112 इंटू 0.8/160, और इसको अब अगर आपने कैलकुलेशन किया तो सपोज़ इट इज़ आएगा 896/1600, ऐसे हो गया ये। अब इसको 1 और ये 4 डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये सपोज़ करो ये 2 ज़ा और 5 ज़ा 14/25 इसको कर लेते हैं, यानी वी गेट L2 इज़ इक्वल टू 14/25 मिलता है। दूसरे इसमें लिखती हूँ
L2 इज इक्वल टू 14/25 मिलता है, इट इज़ इक्वल टू 0.56 मीटर। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो 0.56 मीटर है, तो यही आंसर है। L2 इज इक्वल टू 0.56 मीटर। देखते हैं आंसर आया क्या। हाँ, 56 सेंटीमीटर बोला है, सॉरी 56 सेंटीमीटर बोला है, तो 56 सेंटीमीटर आया है आंसर। देखो मीटर में निकाला है मैंने, तो L2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया है आंसर। तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो और लेसन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे कल से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।